हेलो पीपल। इस वीडियो के अंदर हम लोग जिस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ सिग्नलिंग मैकेनिज़्म। सिग्नलिंग मैकेनिज़्म प्रॉफ के लिहाज से एक बहुत ही पोटेंशियल एससीक्यू है। और अगर हम लोग सिग्नलिंग मैकेनिज़म्स को देखें तो देयर आर 5 टाइप ऑफ सिग्नलिंग मैकेनिज़्म। सबसे पहले हमारे पास इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स आते हैं, उसके बाद लाइगेंड रेगुलेटेड ट्रांसमेम्ब्रेन एंजाइम इंक्लूडिंग रिसेप्टर्स आते हैं जो फर्दर 3 में डिवाइडेड है, दैट इज़ टायरोसिन काइनेज, सीरीन काइनेज और ग्वानाइलाइल साइक्लेज। फिर उसके बाद आता है साइटोकाइन रिसेप्टर्स वाला पाथवे या मैकेनिज्म, वो इसको जैक-स्टैट पाथवे भी कहते हैं। फिर आता है लाइगेंड एंड वोल्टेज गेटेड चैनल्स। लाइगेंड एंड वोल्टेज गेटेड चैनल्स ही हमारे आयन चैनल्स होते हैं। और फिर आता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर चैनल, जिसके अंदर हमारे पास साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड CAMP CGMP वाला पाथवे आ सकता है। इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट के अंदर IP3 डैग वाला पाथवे आ सकता है, या फिर कैल्शियम आयंस वाला पाथवे आ सकता है। ठीक है, अब हम इनको फर्दर डिटेल के अंदर देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग देखें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के ऊपर, अगर आप लोग फोकस करें तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स में मैंने आगे लिखा है स्टीरॉइड्स एंड विटामिन डी। इसका मतलब ये है कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के ऊपर जाके ये वाले ग्रुप्स लगते हैं, ये वाले एगोनिस्ट लगते हैं। स्टीरॉइड्स में हमारे सारे थायराइड हार्मोन्स, हमारा एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एंड्रोजन्स, ये वाले सारे हार्मोन्स आ जाते हैं। और दूसरा हमारे पास विटामिन डी भी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के ऊपर जाके लगता है और फिर वहाँ पे जाके एक्ट करता है। अब होता क्या है कि यूजुअली हमारे पास, फॉर एग्जांपल मैंने थायराइड हार्मोन ले लिया है, थायराइड हार्मोन लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो ये हमारे पास एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, रिसेप्टर यहाँ अंदर पड़ा हुआ है। क्योंकि ये जो हार्मोन है, थायराइड हार्मोन है, ये लिपिड सॉल्युबल है, तो ये इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और अंदर जाके हमारे पास इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो एक्ट करेगा। अच्छा, अब रिसेप्टर के ऊपर जाके ये एक्शन अपना कैसे परफॉर्म करेगा? अब रिसेप्टर के ऊपर जाके अपना एक्शन जो है वो परफॉर्म करेगा ऐसे कि हमारे पास ये एक रिसेप्टर पड़ा हुआ है सेल के अंदर, ठीक है। अब इसके ऊपर ना हमारे पास HSP90 प्रोटीन लगी हुई है DNA बाइंडिंग डोमेन के ऊपर। अच्छा, यहाँ पे 3 तरह की डोमेन्स होती हैं, एक लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होती है, एक DNA बाइंडिंग डोमेन होती है और एक ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन होती है। जो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन होती है ना, वो ये वाली होती है। जो DNA बाइंडिंग डोमेन होती है वो ये वाली होती है, जहाँ पे HSP90 हीट शॉक प्रोटीन 90 लगी हुई है। और ये वाली जो है ना, ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन होती है। अब होता क्या है कि जब तक हमारे पास लाइगेंड नहीं ना लगा होता तो DNA बाइंडिंग डोमेन के ऊपर HSP90 लगी हुई होती है और वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाती हैं। होता ये है कि अब बाहर से हमारे पास एक लाइगेंड आ गया है, वो लाइगेंड आके लग गया है लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन के ऊपर। जैसे ही वो लाइगेंड बाइंडिंग डोमेन के ऊपर आके लगता है ना, साथ ही HSP प्रोटीन जो है वो बाहर चली जाती है, DNA बाइंडिंग डोमेन जो है वो हमारे पास अब फ्री हो गई है फ्रॉम हीट शॉक प्रोटीन्स। अब ये DNA बाइंडिंग डोमेन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटिंग डोमेन से ट्रांसक्रिप्शन का एक्शन परफॉर्म करवा सकती है। तो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स हमारे पास ऐसे एक्ट करते हैं। फिर दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाती हैं लाइगेंड रेगुलेटेड। लाइगेंड रेगुलेटेड, इसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जांपल हम लोग टायरोसिन काइनेज वाला ले लेते हैं। होता क्या है कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर ये रिसेप्टर्स पड़े हैं, मोनोमर रिसेप्टर्स, ठीक है। ये एक रिसेप्टर, ये दूसरा रिसेप्टर्स है, ठीक है। अब इनकी क्या होती है, इनकी एक हमारे पास होती है साइटोप्लाज्मिक डोमेन और एक होती है बाइंडिंग डोमेन। होगा क्या कि हमारे पास बाहर से लाइगेंड आएगा, वो लाइगेंड इसके ऊपर आके लगेगा। जैसे ही वो लाइगेंड इसके ऊपर आके लगेगा, ये मोनोमेरिक जो रिसेप्टर हैं ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डायमेरिक रिसेप्टर्स में, आपस में इनके बॉन्ड सा बन जाएगा, ठीक हो गया। अब क्या होगा कि जैसे ही इसके ऊपर आके लाइगेंड लगे हैं, ये हमारे पास जो टायरोसिन काइनेज वाली डोमेन थी उसको फॉस्फोराइलेट कर देगा। जैसे ही टायरोसिन काइनेज फॉस्फोराइलेट होगी, साथ ही हमारे पास क्या होगा कि जो सबस्ट्रेट है वो हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या अपना रिस्पॉन्स जो है वो शो कर देगा बाय यूटिलाइजिंग एन ATP, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है कि हमने पढ़ा था कि लाइगेंड रेगुलेटेड ट्रांसमेम्ब्रेन वाले के अंदर 3 तरह के फर्दर होते हैं, एक टायरोसिन काइनेज वाले, एक सीरीन काइनेज वाले और एक ग्वानाइलाइल साइक्लेज वाले। तो जो टायरोसिन काइनेज है उनके अंदर जो लाइगेंड होगा दैट विल बी हमारे पास इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर एंड देन देयर इज प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। फिर उसके बाद सीरीन काइनेज में हमारे पास आएगा ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा। एंड ग्वानाइलाइल साइक्लेज के अंदर हमारे पास जो आएगा वो होगा ANF यानी कि एट्रियल नेट्यूरेटिक फैक्टर। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। जो तीसरी हमारे पास सिग्नलिंग मैकेनिज्म है दैट इज साइटोकाइन रिसेप्टर्स। साइटोकाइन रिसेप्टर्स के ऊपर क्या होता है कि इसके ऊपर जो हमारे पास लाइगेंड्स लग सकते हैं, दोज आर ग्रोथ हार्मोन्स, इंटरफेरॉन्स एंड इरिथ्रोपोइटिन, ठीक है। अब इसका भी काफ़ी हद तक सीन जो होता है वो स्टार्टिंग में बिल्कुल लाइगेंड रेगुलेटेड की तरह होता है, क्योंकि ये भी मोनोमेरिक पड़े हुए होते हैं। लेकिन डिफरेंस ये होता है कि इनकी जो हमारे पास अंदर वाली डोमेन होती है
जो बाइंडिंग साइट होती है अंदर वाली, उसके साथ जैक लगा हुआ होता है। ठीक हो गया, जैक प्रोटीन लगी हुई है। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारे पास लाइगेंड आया, लाइगेंड आके इसके ऊपर लगेगा, दोनों जैक जो है वो फॉस्फोराइलेट हो जाएंगी। जैसे ही जैक फॉस्फोराइलेट होंगी, वो फर्दर उनके साथ स्टैट लगा होता है, वो उन स्टैट को फॉस्फोराइलेट करेंगी। फिर क्या होगा कि दोनों साइड के जो स्टैट्स हैं वो जैक से अलहदा हो जाएंगी, और वो स्टैट्स बाद में साइड पर आके आपस में बॉन्ड फॉर्म कर लेंगी। दोनों स्टैट आपस में कंबाइन कर जाएंगी, और दोनों कंबाइन करने के बाद न्यूक्लियस को एंटर करेंगी, और न्यूक्लियस को एंटर करके वहाँ पर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कर देंगी। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो है वो साइटोकाइन रिसेप्टर्स जो है वो एक्ट करता है। फिर आ जाते हैं वोल्टेज गेटेड। जो वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं ना, वो हमारे असल में आयन चैनल्स होते हैं। जैसे हमारा सोडियम चैनल एक्ट करता है, या फिर गाबा रिसेप्टर्स के ऊपर बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपीन्स एक्ट करेंगे क्लोरीन चैनल ओपनिंग के लिए, ये बिल्कुल वैसे ही है। तो यहाँ पे ये है, ये लाइगेंड है, ये आयन चैनल है, इसमें से बहुत इजीली जो है वो अपने चैनल से गुजर रहा है। ओके हो गया, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। और इसके अंदर कौन सी हमारे पास ड्रग्स होंगी या एगोनिस्ट होंगे, दीज विल बी एसिटाइल कोलिन, बार्बिचुरेट्स, बेंजोडाइजेपीन्स एंड मैनी मोर। लास्टली हमारे पास जो है दैट इज़ जी प्रोटीन। अब जी प्रोटीन में फर्दर हम लोगों ने पढ़ा था कि एक तो पहली बात तो ये है कि जो जी प्रोटीन होते हैं इनको सर्पेंटाइन रिसेप्टर्स भी कहते हैं, क्योंकि इन रिसेप्टर्स में ना 7 फोल्ड्स होते हैं। खैर, अब जी प्रोटीन जो है ना वो हमारे पास फर्दर एक्ट करती है 3 तरह से। एक करती है साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स बना के। साइक्लिक न्यूक्लियोटाइड्स में एक CAMP आ जाता है, एक CGMP आ जाता है। दूसरा वो करती है फोस्फोलाइपेज सी के थ्रू। फोस्फोलाइपेज सी के अंदर IP3 डैग आ जाते हैं, एंड इवन जो इसका तीसरा कैल्शियम वाला है वो भी IP3 के साथ ही आ जाता है। अब पहले हम लोग CAMP को देख लेते हैं। CAMP में क्या हो रहा है, हमारे पास एक एगोनिस्ट है, वो एगोनिस्ट आके रिसेप्टर के ऊपर लगता है। ठीक है, वो रिसेप्टर जाके हमारी जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है। जी प्रोटीन जाके एडिनाइलाइल साइक्लेज के ऊपर एक्ट करती है। एडिनाइलाइल साइक्लेज एक ATP को CAMP में कन्वर्ट कर देता है। अब या तो ये CAMP हमारे पास R2C2 के ऊपर एक्ट करेगी, जो कि प्रोटीन का एनेजेस है। ठीक है, या फिर उसके ऊपर CAMP के ऊपर खुद फोस्फोडाइएस्टीरेज एक्ट कर देगा। अगर फोस्फोडाइएस्टीरेज CAMP के ऊपर एक्ट कर जाए तो CAMP डिग्रेड होकर 5 प्राइम AMP में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसका कोई एक्शन नहीं रहेगा। लेकिन अगर CAMP के ऊपर फोस्फोडाइएस्टीरेज एक्ट ना करे वो, और वो R2C2 प्रोटीन का इनेज के ऊपर जाके लग जाए, तो उसके अंदर से जो ये C2 है ना, ये इसकी असल में कैटालिटिक डोमेन है। तो ये कैटालिटिक डोमेन को एक्टिवेट करती है, और वो हमारे पास सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके रिस्पॉन्स शो कर देती है बाय यूटिलाइजिंग एन ATP। नेक्स्ट हमारे पास CGMP आता है। CGMP इज क्वाइट सिमिलर। इसमें भी क्या होता है कि एगोनिस्ट है, वो आके रिसेप्टर के ऊपर लगता है, जी प्रोटीन को एक्टिवेट करता है, वो जाके ग्वानिलाइल साइक्लेज के ऊपर एक्ट करती है, GTP को CGMP में कन्वर्ट करती है। CGMP फर्दर क्या करता है, वो मायोसिन लाइट चेन जो होती है उसको डीफॉस्फोराइलेट कर देता है, और जब मायोसिन लाइट चेन डीफॉस्फोराइलेट हो जाती है ना, तो वेजोडाइलेशन हो जाती है। लास्टली हमारे पास आता है फोस्फोलाइपेज सी। फोस्फोलाइपेज सी के अंदर क्या होता है कि हमारे पास एक एगोनिस्ट होता है, वो रिसेप्टर के ऊपर आके लगता है, जी प्रोटीन के ऊपर एक्ट करता है, उसको एक्टिवेट करता है। जी प्रोटीन फर्दर जाती है फोस्फोइनोसिटाइड स्पेसिफिक फोस्फोलाइपेज के पास, उसको एक्टिवेट करती है। वो आगे से PIPT को कन्वर्ट कर देता है या डिवाइड कर देता है इंटू IP3 एंड डैग। ठीक हो गया। अब IP3 क्या करती है, वो कैल्शियम लेती है, कैल्शियम को साथ क्या करती है, कैल्शियम कॉलमोडिलिन और कार्लमोडिलिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स बना देती है। दिस इज कार्लमोडिलिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और ये कार्लमोडिलिन एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो है वो रिस्पॉन्स शो कर देता है। दूसरी तरफ जो डैग होता है वो क्या करता है, DAG क्या करता है, वो जाके हमारे पास प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है, एंड सिंस ये काइनेज है तो ये एक ATP से को ADP में कन्वर्ट करेगा, यानी कि एक ATP यूटिलाइज होगी, और वो हमारे पास रिस्पॉन्स जो है वो शो हो जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट सिग्नलिंग मैकेनिज्म्स।